जिन लोगों को मुख्य निमित्त बनाकर इस कार्यक्रम की योजना हुई है, ऐसे निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर सुहास जी और वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर बंसल जी, आज उन्हीं के कार्यभार ग्रहण का समारोह है। उसमें सुस्वादु भोजन की भी व्यवस्था है। तो निश्चित रूप से एक अच्छी शाम में हम सब लोग साक्षी बन रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर अक्षय निगम जी, डॉक्टर रायजादा, डॉक्टर नीरज कौल, डॉक्टर ब्रजेश जी, डॉक्टर राहुल जी, डॉक्टर रोहन कौल साहब, डॉक्टर रियार जी, डॉक्टर भल्ला जी, डॉक्टर अशोक मिश्रा, लोहिया जी, नाम तो बहुत सारे लोगों के ले सकता हूँ मैं। उपस्थित सभी हमारे ग्वालियर परिवार के महानुभाव बहनें और पत्रकार मित्रों, आज काफी बार डॉक्टर बंसल ने मुझे कहा और उनके प्रभाव और दबाव के कारण ही मैं आप सबके मध्य उपस्थित हो सका और इसके लिए डॉक्टर बंसल को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी इतनी जिद नहीं होती तो मैं आप सबके दर्शन लाभ करने से वंचित हो जाता। डॉक्टर साहब अध्यक्ष बने हैं, उनको बहुत बधाइयाँ। डॉक्टर सुहास जी निवर्तमान हुए हैं, उनका भी कार्यकाल अच्छा व्यतीत हुआ, उनको भी बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर 3 डॉक्टर्स ने अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर बंसल, डॉक्टर अक्षय निगम और डॉक्टर रायजादा। तो अक्षय निगम तो शासकीय मर्यादाओं के अंतर्गत रहे क्योंकि उनके चेयरमैन साहब भी यहाँ हैं और डॉक्टर रायजादा ने एक कार्यकर्ता जैसी भूमिका का निर्वाह किया सही किया। और डॉक्टर बंसल बात करते करते काफी भावुक भी हो गए और मुझे लगता है कि उनका भावुकतापूर्ण समर्पण आप सबकी वेदना के साथ जब जुड़ा होगा तो आप सब ने उनको अपना सच्चा प्रतिनिधि के रूप में पाया होगा। लेकिन जब वो अपनी बात कह रहे थे और जब उन्होंने अपना वक्तव्य समाप्त किया तो मैंने डॉक्टर रायजादा और कमिश्नर साहब के पास बैठा था, तो मैंने कहा डॉक्टर बंसल तो राजनीति के लायक आदमी है। और उसके बाद डॉक्टर रायजादा ने भी उसको तायद किया कि जब वो मेडिकल कॉलेज में आए तो राजनीतिक गुरु बंसल साहब ही थे। तो मतलब मैं जो सोच रहा था वो सच सही साबित हुआ। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि हमारा देश बड़ी आबादी का देश है और दुनिया का बड़ा और सफल लोकतंत्र भी है। तो बड़ी आबादी हमारी ताकत भी है, बड़ा लोकतंत्र हमारी खूबी भी है। लेकिन जब ताकत और खूबी की विशालता होती है तो स्वाभाविक रूप से उसका एक दूसरा पक्ष भी होता ही है।
तो उस पक्ष के कारण कभी कभी कुछ परेशानियां होना स्वाभाविक ही है। डॉक्टर बंसल बहुत भावुक हो रहे थे, तो मैं उस समय ये सोच रहा था कि वो पूरे जीवन की संघर्ष की परिस्थिति पर अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जब कोई भी बच्चा डॉक्टर बनता है तो ये उसका छात्र जीवन होता है, और मैं समझता हूं कि कितना ही बड़ा और कितना ही सफल आदमी हो, उसका छात्र जीवन जितना आनंददायक होता है, जिंदगी में कुछ भी बन के वह उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। तो स्वाभाविक है, एमबीबीएस करने के बाद जैसे ही जीवन शुरू होना है तो फिर तो गोते लगाना ही है और संघर्ष में आना ही है। दूसरा, मैं कई बार ऐसा भी सोचता हूं, क्योंकि मैं सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हूं, तो सक्षम आदमी भी परेशान है, जो सक्षम नहीं है वो भी परेशान है, जिसके पास बहुत कुछ है वो भी परेशान है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी परेशान है। तो मेरे ध्यान में दो चीजें आती हैं कि सुखी कौन है। तो सबसे अधिक अगर सुखी किसी आदमी को देखना है तो एकदम गरीब परिवार को देखो, जो रोज कमाता है और रोज खाता है। हम लोग दीपावली या होली अब तो मुश्किल से एक दिन की मनाते हैं, लेकिन अभी भी वो हमारा मजदूर भाई दीपावली, होली, मकर संक्रांति एक हफ्ते की मनाता है। आप सब लोग भी काम वाम करते होंगे, निर्माण कार्य चलते होंगे, तो बोलता होगा भाई त्योहार आ गया, अब तो इतने दिन काम बंद रहेगा ही। तो सबसे ज्यादा सुखी वो है, और वो सुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास जितनी उसकी जरूरत है उतना पैसा वो प्राप्त कर लेता है। वह सुखी इसलिए है कि उसकी आवश्यकताएं कम है। आवश्यकताओं की बहुलता यह भी एक परेशानी का बड़ा कारण। भौतिक प्रतिस्पर्धा ये भी परेशानी का एक बड़ा कारण। दूसरा, इसको अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हम सब उसी जगत के लोग हैं कि जो पुनर्जन्म में भरोसा करते हैं, ईश्वर में भरोसा करते हैं। तो सामान्य तौर पर माना यह जाता है कि हमारा मानव योनि में जब जन्म हुआ है तो इसका मतलब यह है धरती के कुछ हिसाब किताब बाकी रह गए थे, इसीलिए हमको जन्म लेना पड़ा है। अगर ये हिसाब किताब पिछले बार पूरे हो गए होते तो कहीं ऊपर हमारी भी सीट सुरक्षित होती और आराम से अच्छे परफ्यूम में हम लोग भी स्वर्ग में बैठे हुए आनंद का भाजन कर रहे होते। तो ये जो वृत्ति लोक है, तो इसमें तो संघर्ष करना ही है। मतलब अगर नर्सिंग होम पे सब लोग तय कर लें कि पत्थर नहीं चलाएंगे तो कुछ दूसरा होगा, वो भी निबट जाएगा तो कुछ तीसरा होगा। तो स्वाभाविक रूप से जीवन तो संघर्ष है ही। तो इसलिए डॉक्टर साहब, इससे निराश होने की जरूरत नहीं है और भावुक होने की भी जरूरत नहीं है। और अच्छे निगम ने कह ही दिया है, टूट फूट तो होती रहती है। लेकिन
सारी व्यवस्था इस बात की साक्षी है कि देश में आजीविका के बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनके माध्यम से पैसा अर्जन किया जाता है, आजीविका प्राप्त की जाती है। लेकिन उन सब साधनों में चिकित्सा का एक पैसा ऐसा है जिस पैसे के साथ व्यक्ति आजीविका भी कमा सकता है और व्यक्ति यश भी प्राप्त कर सकता है। यह सच है कि व्यक्ति का तेजी से क्षरण पिछले अनेक वर्षों में हुआ है। इसके कारण कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बारे में आरोप प्रत्यारोप करते समय मर्यादाओं का ख्याल नहीं रखता और सच्चाई को बिना जाने भी टिप्पणी कर देता है। उसके कारण मन को तकलीफ होना स्वाभाविक ही है। मतलब कोई मुझे भी गाली देगा तो मुझे भी तकलीफ होना ही है। लेकिन क्षरणशील कालखंड में हम सब लोगों को भी अपने विवेक से संतुलित प्रबंधन करने की आवश्यकता है। आज भी अनेक चिकित्सक ऐसे हैं जिनके प्रति लोगों की देवतुल्य श्रद्धा है। कोई डिप्टी कलेक्टर बन जाए, उसके हाथ में प्रशासनिक अधिकार भी है, शायद वो सब कुछ करने के बाद भी देवतुल्य नहीं बन सकता। लेकिन एक डॉक्टर इलाज भी करे, फीस भी ले और उसके बाद भी वो आदर के योग्य बन सकता है। ये क्षमता सिर्फ चिकित्सा के पेशे में है। मुझे ध्यान है, हम लोग पार्षद थे तो डॉक्टर कौल साहब हमारे नगर निगम में मेडिकल ऑफिसर थे। इनका व्यवहार बहुत अच्छा था। बीच बीच में सरकार ट्रांसफर करती थी तो हम लोग ट्रांसफर इनका नहीं होने देते थे। ऐसे ही मुझे ध्यान आता है, मैं युवा मोर्चे का काम करता था तो सेकंड क्लास में सफर करता था। तो एक दिन मैं सतना गया, तो सतना मैं जब रेलवे स्टेशन पर सुबह सुबह उतरा तो मैं देखा एकदम रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा है। कुछ लोग मुझे लेने आए थे, 3-4 लोग, उनके पास अपनी मोटरसाइकिल थी। लेकिन मैंने सतना में इतनी शांति कभी देखी नहीं, तो मैंने पूछा, मैंने कहा आज क्या बात है। सुबह सुबह भी तो हम लोगों का क्रम यही रहता था, रेलवे स्टेशन पर उतरो और टाइम कम लगे इसलिए चाय रेलवे स्टेशन पर ही पी लो और नहाने के स्थान पर जाओ, वहां फ्रेश व्रेश होके आगे के काम में लगो। तो चाय बंद, बाकी सब बंद। तो मैंने कहा कोई दिख ही नहीं रहा, क्या बात है आज। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर यादव हैं, उनका ट्रांसफर मध्य प्रदेश की सरकार ने कर दिया है और इसलिए पूरा सतना बंद है। मैं बड़ा चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा डॉक्टर यादव का तबादला और पूरा सतना बंद, और इतना तो बंद राजनीतिक दल भीड़ लेके चलते हैं तब भी इतना शांति से नहीं होता। तो मेरे मन में उत्कंठा जगी कि मतलब ऐसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो हम लोग अपना बैठक करने के बाद फिर हमने कहा यार चलो वो डॉक्टर यादव से मिलवाओ, इतना लोकप्रिय डॉक्टर है। तो हम उसको मिलने भी गए। अच्छे व्यवहारिक इंसान थे,
बच्चों के डॉक्टर थे। वह उनकी खासियत यही थी कि वो सरकारी अस्पताल में थे, जब कोई भी फोन करे आधी रात को तो उठ के फौरन उसके घर चले जाना, बच्चे को देख लेना, दवाई दे देना। तो मतलब पूरा सदमा दलों से ऊपर उठकर बंद था। तो मैं भोपाल आया। भोपाल आने के बाद ऐसे ही उसके बाद ही कुछ और कार्यक्रम था तो हम उसमें लग गए। फिर मैं अपने नेताओं के साथ ऐसे ही बैठा तो मैंने कहा कि अगले बार नगर निगम का चुनाव आने वाला है, डॉक्टर यादव बहुत लोकप्रिय है और डॉक्टर यादव को वहां लड़ाना चाहिए। और कांग्रेस गवर्नमेंट ने उनका ट्रांसफर कैंसिल नहीं किया, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो मुझे बोले अरे कौन यादव, और तो अपने बहुत सारे कार्यकर्ता हैं वहां। मैंने कहा मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो परिस्थिति आंखों से देखा हूं तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप लड़ाएंगे तो हम जीत जाएंगे, लेकिन हमारी पार्टी ने नहीं लड़ाया। डॉक्टर यादव को लोगों ने निर्दयी लड़ा दिया और वो सतना के मेयर बन गए। तो आप सोच सकते हैं, मतलब डॉक्टर रहते हुए ये आदर व्यक्ति ने प्राप्त किया। ऐसे ही हमारे मुरार में 2 डॉक्टर होते थे जब हम लोग बहुत छोटे छोटे, एक डॉक्टर बैनर्जी और एक डॉक्टर पुरोहित। तो डॉक्टर पुरोहित का तो परिवार आजकल कहाँ है मालूम नहीं मुझे, लेकिन डॉक्टर बनर्जी का तो बच्चे रहते हैं। डॉक्टर बनर्जी साहब भी बड़े शांत प्रिय आदमी थे। मतलब आप उनको बुला लो, पूरा पेशेंट देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, फीस दो तो भी चलेगा, नहीं दो तो भी चलेगा, लेकिन जब उनको बुलाओ देखने के लिए तो 2 व्हील्स की सिगरेट जरूर बुला के रखना चाहिए। वह इतनी फीस उनकी होती थी। तो बहुत लोकप्रिय थे। लेकिन स्वाभाविक रूप से जब हम नर्सिंग होम का संचालन करते हैं तो एक बड़ी जिम्मेवारी तो हम लोगों से जुड़ी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सच है कि नर्सिंग होम का स्तर तो अपने आप में बहुत बड़ा है। सभी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हैं वहां, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी नर्सिंग है। लेकिन हमारे देश में हेल्थ का क्षेत्र इतना व्यापक है कि जब तक इसमें निजी क्षेत्र और स्वयंसेवी क्षेत्र नहीं जुड़ेगा तो हम आवश्यकता की पूर्ति कर ही नहीं सकते। शिक्षा और हेल्थ दोनों ऐसे हैं कि इसमें निजी क्षेत्र की आवश्यकता है ही, और आपके क्षेत्र में सरकार है, राज्य सरकार है, निजी क्षेत्र है, स्वयंसेवी संस्थाएं, लेकिन इसके बावजूद भी आज इस बड़े हिंदुस्तान में झोला छाप डॉक्टरों की अहमियत कम नहीं है। मुझे ध्यान है 2008 में मैंने झोला छाप डॉक्टरों का एक सम्मेलन किया था, उसमें 18,000 प्रतिनिधि आए थे भोपाल। और अभी भी आप सबने अनुभव किया होगा तो ग्रामीण क्षेत्र में किसी को कोविड हुआ तो जांच वांच हुई नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी छोटी मोटी दवाइयों से ही गांव का कोविड नियंत्रित कर लिया। वहां झोला छाप डॉक्टर ही थे, कोई सिटी नहीं आया, कोई सिटी की सेवा गांव तक नहीं पहुंची। तो स्वाभाविक रूप से हेल्थ के क्षेत्र में निजी लोगों का काम करना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन आप निश्चित रूप से विडंबना ये जरूर है कि व्यक्ति के गिरते हुए स्तर के कारण कभी कभी ऐसी परिस्थितियां खड़ी होती हैं जिसके कारण आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन उन सबसे घबराना नहीं चाहिए। अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो शायद ही कोई आदमी ऐसा हो जिसके बारे में इस डेमोक्रेसी में उंगली नहीं उठी हो। कितना ही करे तो भी उंगली उठती है, और उंगली उठती है तो उसका मुकाबला करना ही पड़ता है।
और हम निरंतर करते रहते हैं तो जो करता है वही जीतता है। लेकिन मैं इतना जरूर आप सबको अनुरोध करना चाहूंगा कि स्वाभाविक रूप से निजी क्षेत्र के नर्सिंग होम, निजी क्षेत्र की चिकित्सा शिक्षा, इन सबकी देश को बड़ी आवश्यकता है। ये और बढ़े, इस दिशा में सरकारों के प्रयत्न भी हैं। लेकिन सरकार हर चीज को कानून के माध्यम से नियंत्रण करना चाहती है, क्योंकि उसके पास मॉनिटरिंग करने के लिए और कोई साधन नहीं है। इसलिए एक लाइन में खड़ा करना, उसके लिए कानून बनाना, ये सरकार की बाध्यता है। लेकिन कानून हमेशा व्यवहारिक होगा, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। कानून की व्यवहारिकता का अध्ययन करते करते अनेक बार कानूनों को परिमार्जित करना ही पड़ता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे केंद्र सरकार के अफसरों को एक तौर से ठोक ठोक कर 1500 ऐसे कानून जिनका कोई महत्व कंट्री में नहीं बचा था, सिर्फ उनका उपयोग तभी होता था कि अगर उस कानून का पालन करना मेरे हाथ में है और मेरी आपसे दुश्मनी है तो मैं उसका पालन कर लूं, 2 धाराएं और लगा दूं। इसके अलावा कोई भी उनका उपयोग नहीं होता था। मोदी जी ने बार बार पूरा 5 साल लग के 1500 कानूनों को लोकसभा में ले जाके निरसन किया। और जो आवश्यक बदलाव वो तो करने की आवश्यकता है तो करते ही हैं। लेकिन मैं समझता हूं आज अच्छी बात है कि हम सबके बीच में कमिश्नर साहब भी मौजूद हैं, तो उनके पास कानूनी शक्ति भी है, कानून बनाने में भी उनका योगदान रहता है और वो प्रशासक भी है। तो एक बार हम 2-3-4 लोगों को जो बहुत ऐसी समस्याएं हों जिसका निर्मूलन करना जरूरी है, कमिश्नर साहब के साथ बैठकर आप लोग थोड़ा सारी जानकारी में उनके लाओ और जो कुछ आगे बढ़ाने के योग्य होगा तो कमिश्नर साहब भी आगे बढ़ाएंगे और जहां मुझे बात करने की जरूरत होगी मैं भी आपके हाथ में बात करने की निश्चित रूप से कोशिश करूंगा। आज आप सभी लोग इस अवसर पर उपस्थित हैं। मैं और थोड़ा देर तक आप सबके मध्य रुकना चाहता था, लेकिन मुझे जाना ही होगा क्योंकि आगे कार्यक्रम भी है और ट्रेन भी है। तो इसलिए इस मौके पर डॉक्टर बंसल जी, डॉक्टर सुहास जी, आप सबकी पूरी टीम, सबको इस अवसर पर मुझे उपस्थित करने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और नई टीम को वो सफल हो, यशस्वी हो और अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से कर पाए, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।